नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आपकी कमाई को बढ़ाने वाला हमारा ये पर्सनल फाइनेंस का शो लेकर हम हाजिर हैं, क्योंकि योर मनी में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ज़िंदगी में पैसों को आप मैनेज करें, उनकी आप प्लानिंग करें। योर मनी में हम आपको न सिर्फ बचत करना सिखाते हैं, बल्कि अपनी बचत पर आप किस तरीके से अच्छा मोटा पैसा बना सकते हैं या मुनाफा कमा सकते हैं, ये गुरु भी बताते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी के हर गोल को अच्छी तरह पूरा करें, ये हमारा भी गोल है। अगर आप भी योर मनी में अपने सवाल पूछना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है, तो आप हमें अपने सवाल ईमेल कर सकते हैं। आपके सामने हमारा ईमेल एड्रेस है yourmoney@nw18.com। इसके अलावा आसान तरीका है कि आप हमें अपना सवाल व्हाट्सएप कर दें 7045220000 पर। इसके अलावा एक और तरीका है कि जो दर्शक हमें फेसबुक या एक्स पर लाइव देख रहे हैं, वो अपने सवाल वहाँ भी हमें पोस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके सवालों का लाइव जवाब देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा पोर्टफोलियो है जिसे अंडरस्टैंड करना होगा, उसकी चीज़ों को निकालना होगा, समझना होगा, और उसके लिए फिर एक प्लानिंग करनी होगी। लेकिन सवाल हम तक आप ज़रूर ऐसे पहुँचा सकते हैं। तो कई तरीके हैं हम तक पहुँचने के, और सबसे आसान तरीका से लेकर आप लाइव भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो आपके लिए इजी हो आप उसे अपना सकते हैं। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि ऋषभ फंड्स, खासतौर पे डेट फंड्स में बहुत एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो हमने सोचा कि आज उसी तरह की कुछ बात उनसे की जाए। ऋषभ, एक शब्द बजट के बाद से काफ़ी चर्चा में, और वो है इंडेक्सेशन। हालांकि वो प्रॉपर्टी को लेकर चर्चा में है, वहाँ से इंडेक्सेशन को हटा लिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में पैरिटी लाने के लिए सब जगह 12.5% का एक स्टैंडर्ड फिगर दे दिया गया है। डेट फंड से ये कैसे जुड़ा हुआ है? डेट फंड को आप अपने पोर्टफोलियो को तो सिक्योर करने के लिए लेते ही हैं, मतलब जहां ज़्यादा रिस्क ना हो, लेकिन साथ में टैक्सेशन का क्या वहां पर पूरा मामला रहता है, आज हम आपसे सब समझना चाहेंगे। तो जस्ट नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपके पास पूरा समय, आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल A to Z वो सारी चीज़ें सरल भाषा में समझाइए। विपिन जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। देखिए, आपने बहुत करेक्टली पुट किया कि अभी रिसेंटली जो बजट आया उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट जो प्रॉपर्टी में था उसको पूरी तरह से निकाल दिया गया था। मगर देखिए, डेट फंड में भी पहले इंडेक्सेशन था। ओके, जो इन्वेस्टर्स 2023 से पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन्हें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल सकता था, मगर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने कहा कि अभी इंडेक्सेशन चाहिए ही नहीं, तो पूरी तरह से निकाल दो। तो प्रॉपर्टी के साथ साथ जो डेट म्यूचुअल फंड्स है, जो 2023 के पहले जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड थे, उसमें भी इंडेक्सेशन बेनिफिट अभी पूरी तरह से निकल चुका है। सो नाउ देयर इज नो टैक्स बेनिफिट एज सच इन डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड सिंपल फंडा है। जो भी आपका इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता है जब भी आप रिडीम करते हो, तो जो पूरा का पूरा जो पैसा है, जो गेन्स है, वो आपके इनकम स्लैब में जुड़ जाता है, और इनकम स्लैब के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ता है। ओके, आप अल्टीमेटली आप जो भी स्लैब में फॉल करते हो उस हिसाब से आपको टैक्सेशन देना पड़ता है। सो नाउ देयर इज नो बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट एज सच इन डेट म्यूचुअल फंड्स। देखिए, अभी फिलहाल टेक्निकली स्पीकिंग डेट म्यूचुअल फंड का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स है लो रिस्क के लिए। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है उसमें यील्ड्स की प्रिडिक्टेबिलिटी है, और अभी इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई रेंज में चल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कट साइकिल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेट म्यूचुअल फंड्स 2 साल 3 साल के लिए काफी लुक्रेटिव हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोबेबली एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट कट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो मार्क टू मार्केट लेवल पे डेट म्यूचुअल फंड्स को काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। मगर देखिए, मार्केट लिंक प्रोडक्ट होने के बावजूद भी आपको उसमें टैक्स बेनिफिट तो अल्टीमेटली मिलने नहीं वाला है। जो भी हाई टैक्स पेयर से जो हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उन्हें डेफिनेटली रिटर्न्स में हिट नजर तो आएगा, डेफिनेटली फॉर श्योर। बट अभी इसका एक दूसरा एक ऑल्टरनेटिव मेरे ध्यान में जो आता है, जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से हायर यील्ड्स के लिए और प्योरली फ्रॉम टैक्स बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टर्स इक्विटी सेविंग्स स्कीम्स देख सकते हैं, जो कि एक हाइब्रिड फंड है। देखिए, इक्विटी सेविंग्स फंड्स क्या करते हैं,
इक्विटी सेविंग्स फंड्स कुछ पैसा प्योर इक्विटी में निवेश करते, कुछ पैसा आर्बिट्राज में निवेश निवेश करते, इक्विटी आर्बिट्राज की बात कर रहा हूं, और कुछ पैसा डेट में निवेश करते। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर ये प्रोडक्ट, देखिए ये प्रोडक्ट इक्विटी टैक्सेशन में फॉल करता है, विच इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स उसको 12.5% फ्लैट लगता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 20%। मगर अगर आप 2 साल 24 मंथ्स के ऊपर आप ये फंड्स को पकड़ के रखते हो, तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विच इज फ्लैट 12.5% आपको गेन्स पे टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इवन आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो, फिर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इक्विटी सेविंग्स फंड का सिर्फ 12.5% है। दिस इज एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। अगर सरचार्ज और सेस को मैं इंक्लूड कर लेता हूं तो करीबन 13.5-14% के आसपास टैक्सेशन आ जाता है। मगर फिर भी जो हायर टैक्स स्लैब्स में जो फॉल करते हैं, उससे तो काफी कम ये फंड्स में टैक्सेशन लगेगा। फिर भी मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ इक्विटी कंपोनेंट होता है। आर्बिट्राज ऑल्सो वर्क्स इन लाइन विद डेट, मगर जो प्योर इक्विटी कंपोनेंट होता है इसमें रिस्क रहता है। तो जो इन्वेस्टर्स 3 साल के पीरियड तक इन्वेस्टमेंट रख सकते हो, थोड़ा बहुत हाई रिस्क ले सकते हो, तो ही आप ये फंड्स में निवेश करें। मेरे हिसाब से ये फंड्स बहुत ही बढ़िया है फ्रॉम लिटिल बिट हायर यील्ड्स फ्रॉम टैक्स बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा मैं ये फंड्स को किस तरीके से चूज करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये फंड्स में जो 15 to 25% इक्विटी प्योर इक्विटी में हो, वैसे प्रोडक्ट्स चूज करें। क्योंकि आप 25% के ऊपर आप प्योर इक्विटी में जाओगे तो काफी हाई रिस्क चला जाता है। तो एनीवेयर बिटवीन 15% to 25% का प्योर इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए। रेस्ट आर्बिट्राज और डेट में हो तो चलेगा, मगर 15 to 25% के ऊपर अगर प्योर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जाएगा तो काफी वॉलेटिलिटी रिस्क में आप प्रोडक्ट्स आप ये फंड्स में आप वॉलेटिलिटी देख सकते हो। ये फंड्स अलग अलग रेंज में रहते हैं, तो आपको ये अंडरलाइनिंग मैंडेट, ये फंड का मैंडेट क्या है कि मैक्सिमम 25% तक की इक्विटी में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आपको पहले देखना पड़ेगा, एएमसी से कंफर्म करना पड़ेगा, फिर ही आप वो प्रोडक्ट्स में जाए। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स में जो प्योर इक्विटी कंपोनेंट है वो एज हाई एज 40, 45, 50% भी जा सकता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स में जाए जहां की प्योर इक्विटी 15 से 25% के रेंज में ही हो। थोड़ा बहुत मैं रिटर्न्स का भी मैं एक्सपेक्टेशन बता देता हूं। मैंने जो डेटा निकाला था ऑन अ 3-year CAGR बेसिस, देखिए मिनिमम एवरेज रिटर्न से विच इज एट 0.22%, ये कैटेगरी एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। एवरेज इज अराउंड 8.5%, और जो मैक्सिमम एवरेज रिटर्न है विच इज अराउंड 14.5%। इसमें कोई कोई फंड्स ने तो मैक्सिमम रिटर्न्स अराउंड 18% कंपाउंडिंग भी दिया है। बट कंफर्टेबली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम और इंटरेस्ट रेट कट साइकिल को फैक्टर इन करे, तो मेरे हिसाब से एनीवेयर बिटवीन 8 to 11% ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन ये गारंटी नहीं है, इट विल ऑल डिपेंड ऑन मार्केट्स। जी हाँ, बिल्कुल मार्केट पर डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी ऐसे फंड्स जहां पर 25% जो उन्होंने एक बेंचमार्क बताया ऋषभ ने अभी, कि उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा तो फिर थोड़ी कैटेगरी चेंज हो जाती है, रिस्क एक्सपोजर बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे फंड्स जो 25% तक का मार्केट यानी प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, रेस्ट इज आर्बिट्राज और डेट, वहां पे आप कर सकते हैं। और फायदा ये कि आपका टैक्स ब्रैकेट कोई भी हो, 30% पे हो आप, बहुत ऊपर हो, लेकिन 12.5% प्लस जो सरचार्ज वगैरह, तो कुल मिला के 14% से ऊपर आपका टैक्स नहीं जाएगा। ये अल्टरनेटिव है जहां पर आपको पहले डेट फंड में जो इंडेक्सेशन का फायदा मिल रहा था, लेकिन चूंकि अब हट गया है और आप कुछ उसके आसपास देख रहे हैं, तो ये आप जरूर कर सकते हैं। हाँ, उसमें है कि कम से कम 3 साल जरूर ये आपके पास रहें। जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स रहती हैं या इक्विटी सेविंग स्कीम्स रहती हैं उन पर। आई होप तो ये पूरा फंडा यहाँ क्लियर हो गया होगा, क्यों ये बात हमने की, क्या परिवर्तन आया इस बार के बजट से, और अब आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं जहां तक फंड्स में इन्वेस्टमेंट का सवाल है। राइट, चलिए, तो ये हो गया आज का फंडा, और अब सवाल जवाब की बारी। सुरिंदर पाल सिंह पटियाला पंजाब से हमारे पहले कॉलर हैं। सुरिंदर भाई, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे? नमस्कार विपिन सर। नमस्कार जी। नमस्कार देसाई सर।
हाँ जी, सर बताएं सवाल। मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया है 13,000 पर मंथ का एसआईपी में। जी जी। क्या ये पोर्टफोलियो मैंने ठीक बनाया है? मैंने हाँ जी, आपका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। अच्छा, आपने 3 महीने पहले ही ये सब शुरू किया है, राइट सर? हाँ जी सर, मैं 15 वर्ष में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहता हूँ। क्या ये सफिशिएंट है या कोई और पैसा लगाना पड़ेगा एसआईपी में? ज़रूर, ज़रूर। तो मैं देखिए हमारे दर्शकों के सामने भी आपका पोर्टफोलियो है, प्लीज़ लेकर आइए। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में 3,000 लगा रहे हैं सुरिंदर जी, एसबीआई स्मॉल कैप में 3, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 3, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2 और जेएम फ्लैक्सी कैप फंड में 2। वैसे तो अब ऋषभ साहब बताएंगे कि क्या ये पर्याप्त है 15 करोड़ एक साल, माफ कीजिए 15 साल में 1 करोड़, लेकिन शायद एक ही कंपनी के 3 फंड हैं, ये उस पर थोड़ा सा जरूर बोल सकते हैं। एनीवे, बॉल टू द एक्सपर्ट। सर, क्या ये सही है? क्योंकि अभी शुरुआत की है, ये उनका पहला पोर्टफोलियो है, 13,000 की एसआईपी है, 5 अलग अलग फंड्स में उन्होंने पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है और 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है सुरेंद्र जी का। विपिन जी, आपने बहुत करेक्टली बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है कि काफी सारे फंड्स एक ही एएमसी में, विच इज एसबीआई। पूरा एसबीआई में अराउंड मोर देन 50% उनका पोर्टफोलियो एसबीआई एएमसी में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा पहले तो डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि ओवरलैपिंग रिस्क भी आ जाता है, अंडर परफॉर्मेंस रिस्क भी आ जाता है। मान लीजिए कि ये तीन फंड्स एसबीआई के एक साथ अंडर परफॉर्म अगर करे, तो आपका मोर देन 50% पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्मेंस के रिस्क में चले जाएगा। सो नंबर वन, मेरे हिसाब से तो पहले आप डाइवर्सिफाई करें। हर एक फंड में, हर एक एएमसी में से एक ही फंड रखे। मैक्सिमम पर एएमसी आप 20-25% एक्सपोजर रखे। 25% के ऊपर इंडिविजुअल एक एएमसी में नहीं जाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आप कोई इंडेक्स फंड चूज करते हो तो बात अलग हो जाती है। तो आप 100% एक्सपोजर एक एएमसी में डेफिनेटली रख सकते हो, मगर क्योंकि आपने एक्टिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ओवरलैपिंग रिस्क और अंडर परफॉर्मेंस रिस्क। आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो देख रहा हूं मैं, देखिए फंड सिलेक्शन अच्छा है, फंड सिलेक्शन में मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। आपके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, 2 स्मॉल कैप फंड की जरूरत नहीं है, आप एक ही स्मॉल कैप फंड रखें। दूसरी चीज, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप अभी तो बहुत बड़ा फंड हो चुका है, अराउंड 50,000 करोड़ प्लस हो चुका है। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में करीबन 200 स्टॉक्स इंक्लूडेड है, विच उनका आई थिंक जो मैक्सिमम एलोकेशन है, विच इज अराउंड 1.5-2%। तो मेरे हिसाब से अभी ऐसा स्मॉल कैप फंड चूज करना चाहिए जो कि थोड़ा सा मीडियम के लो एयूएम हो, तो चर्न करने में बहुत आसानी हो जाती है फंड मैनेजर को। और जैसा फंड मैनेजर चर्न करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो उस हिसाब से आपको ऑप्टिमम रिटर्न्स जनरेट करके दे देगा। इसमें क्या होता है ना कि फंड आप लिक्विडिटी के क्या बोलते हैं कि लिक्विड अनअवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी के कारण ये चर्निंग नहीं हो पाता, और कभी कभार लैक ऑफ चर्निंग के वजह से अंडर परफॉर्म भी फंड कर जाता है। तो एक डिसेंट फंड को चर्न करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से कोई मीडियम टू लो एयूएम वाले फंड में जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रहने दे जैसा है वैसा। इसके अलावा मैं 4 नए फंड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं। एक तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, ईडलवाइज मिड कैप फंड और डीएसपी स्मॉल कैप फंड। ये 5 फंड का, एंड ऑफ कोर्स एसबीआई कॉन्ट्रा फंड तो है ही आपके पास, ये तो ये 5 फंड को आप इक्वली आप डिवाइड करें, 20% एलोकेशन रखें, तो मेरे हिसाब से वेल बैलेंस पोर्टफोलियो बन रहा है लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में। ओवर एंड अबव लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में ग्रोथ और वैल्यू का डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो प्रीवियस पोर्टफोलियो उसमें सारे के सारे ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स है, वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स कोई भी नहीं था। आई मीन ऑफ कोर्स कॉन्ट्रा फंड इज इंक्लाइन टुवर्ड्स वैल्यू, बट ओवरऑल एक्सपोजर कॉन्ट्रा और वैल्यू में काफी कम था। तो मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो में वैल्यू और ग्रोथ का अच्छे से बैलेंस रहेगा। अभी आपके मैं गोल पे आ जाता हूँ। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% CAGR रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। आपका जो 13,000 का एसआईपी चल रहा है पर मंथ, वो करीबन 66 लाख के आसपास इकट्ठा कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आप 1 करोड़ का गोल नहीं अचीव कर पा रहे। अगर 1 करोड़ का गोल अचीव करना है तो आपको एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी फ्रॉम 13,000 टू अराउंड 20 to 25,000। अगर आप वन शॉट में 20 to 25,000 नहीं बढ़ा पा रहे, तो एनीवेयर बिटवीन 5 to 10% का आप एनुअल टॉपअप भी कर सकते हैं।
राइट, तो बहुत अच्छी तरह से ऋषभ ने एक्सप्लेन किया सुरेंद्र जी कि आपको करना क्या है। एक ही एएमसी के फंड्स का जो कंसंट्रेशन हो गया उसको ब्रेक करना है और एलोकेशन को थोड़ा बदलना है। क्या फंड्स में बदलाव हैं वो बहुत अच्छी तरह बता दिया आपको, कौन कौन से फंड लेने, ताकि मिड स्मॉल कैप का अलग अलग जो मतलब बैलेंस पोर्टफोलियो में है। और ये सारे दर्शक ये बात ध्यान दें कि पोर्टफोलियो बना लेना एक बात है, इन्वेस्टमेंट शुरू करना एक बात है, लेकिन वो आपको कितना बेनिफिट कर सकता है, उसका इंटरनल बैलेंस कितना अच्छा है, चाहे वो एएमसी वाइज हो चाहे वो फंड एलोकेशन वाइज हो, कि आपने मिड में कितना लगाया है, स्मॉल में कितना लगाया। रिटर्न कई बार आपको बहुत बार वो जिसे कहते हैं लालच देते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कहीं कि भाई यहाँ बहुत आ गया इतने टर्म में, नहीं वैसा नहीं होता। आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है और 20 से 25 हज़ार के लिए थोड़े से माफ़ कीजिए 1 करोड़ के लिए थोड़े से पैसे और बढ़ाने। सुरेंद्र जी एक साथ बढ़ पाएँ तो अच्छी बात, नहीं तो जैसे यहाँ पर ऋषभ ने कहा धीरे धीरे बढ़ाइए, आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुँच जाएंगे। चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त है कि हम एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और सवाल रहेंगे, तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं योर मनी और हम कर रहे हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। ऋषभ देसाई हमारे साथ हैं आज के हमारे मेहमान। और अब अगला सवाल है अखिल शर्मा जी की तरफ से, जो कि राजस्थान से हमें कॉल कर रहे हैं। अखिल जी बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान में कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर नमस्कार सर, अलवर से बात कर रहा हूँ सर। ठीक है जी, बहुत स्वागत है सर, अलवर से आप बोल रहे हैं, तो बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैं म्यूचुअल फंड में 21,000 की एसआईपी कर रहा हूँ सर, और फंड लिस्ट मैंने आपको भेजी हुई है जी। तो मेरी करंट वैल्यू इस समय 27,50,000 है। वेरी गुड अप्रोक्स। और सर मेरे क्वेश्चन ये है, एक तो कि मेरा फंड सिलेक्शन कैसा है, और सेकंड क्वेश्चन ये है सर, मेरी 2 साल की बेटी है सर, उसकी पढ़ाई के लिए मुझे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए सर 15 साल बाद, और मुझे रिटायरमेंट पे 6 करोड़ रुपए चाहिए ताकि मुझसे 2 लाख रुपए पेंशन मिल सके मुझे। ठीक है, तो ये तो जो क्या 15 मेरी- साल बाद आपको बेटी की शिक्षा के लिए, तो हम इसको शादी की जगह बेटी की शिक्षा कर देते हैं, 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि अभी 2 वर्ष की हैं तो डेफिनेटली उनकी पढ़ाई के लिहाज से ये आप सोच रहे हैं। 30 साल में आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, राइट? उसके लिए आप 6 करोड़ चाहते हैं। जी सर। ठीक है, जरूर। और आपका ये भी लक्ष्य है कि भाई SWP के जरिए आप 2 लाख की मंथली इनकम तैयार कर लें जब आप रिटायर हों या जब आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। बहरहाल आपका पोर्टफोलियो देख लेते हैं एक बार। अखिल शर्मा जी के पास देखिए ICICI प्रू मल्टी कैप फंड में 5,000 रुपये निवेश करते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 की SIP, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000 की SIP, SBI कॉन्ट्रा फंड जो अभी हमने पहले भी सुना देखा 5,000 की SIP, और HDFC डिफेंस फंड में 5,000। इसके अलावा 2 एकमुश्त निवेश है, 5 लाख रुपए आपने डाले हैं HDFC फ्लैक्सी कैप फंड में, और कोटक फ्लैक्सी कैप फंड में करीब 4.5 लाख से कुछ ज़्यादा आपने निवेश किया है, राइट? तो ऋषभ 21,000 की फिलहाल SIP कर रहे हैं, पोर्टफोलियो वैल्यू 27 लाख तक पहुंच चुकी है। 15 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए 1.5 करोड़, और आगे 23 साल बाद अपना रिटायरमेंट देख रहे हैं, उसके लिए 6 करोड़ रुपए। मौजूदा पोर्टफोलियो की समीक्षा भी चाहते हैं, और क्या ये पर्याप्त होगा, ये बड़ा सवाल। विपिन जी, ओवरऑल पोर्टफोलियो में अच्छे फंड्स है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। देखिए HDFC डिफेंस फंड ओवर द पास्ट 5 इयर्स, ये 5 साल में HDFC डिफेंस, मतलब मैं निफ्टी डिफेंस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली डिफेंस इंडेक्स ने 62% CAGR रिटर्न्स दिया है, राइट? सो ये बहुत ही लुक्रेटिव रिटर्न्स के चक्कर में काफी सारे इन्वेस्टर्स डिफेंस सेक्टर में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर बहुत ही प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डिफेंस सेक्टर बहुत सिक्लिकल और वॉलेटाइल भी होगा, तो मैं चाहूंगा कि ये SIP HDFC डिफेंस फंड में बंद करे, राइट? कोई अदर डाइवर्सिफाइड फंड में SIP चालू रखे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा फ्रॉम रिस्क मिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए पहले भी कहा था कि ओवरऑल फंड्स अच्छे हैं। देखिए पोर्टफोलियो ज्यादा करके मिड एंड स्मॉल कैप के तरफ टिल्टेड है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा बैलेंस रखे लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में। क्या होता है ना विपिन जी के लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप का अपना अपना साइकिल होता है। अभी अनफॉर्चुनेटली लार्ज कैप ने उतना रैली नहीं किया है जितना मिड एंड स्मॉल कैप ने रैली किया है, तो लार्ज कैप का भी एक अपना टाइम आएगा। सो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बैलेंस रखे लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप फंड में,
तो मैं चाहूंगा कि जो आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड है, क्योंकि मल्टी कैप फंड क्या करता है ना कि 50% एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम इन्वेस्ट इन मिड एंड स्मॉल कैप्स, ओके, क्योंकि उसका डेफिनेशन ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है। तो मैं चाहूंगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप और एचडीएफसी डिफेंस फंड से निकल के एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो उन्होंने लमसम किया हुआ है, और कोटक फ्लेक्सी कैप सॉरी उसमें भी जो लमसम किया हुआ है, तो ये दो फंड में एसआईपी चालू रखे। आईसीआईसीआई मल्टी कैप और एचडीएफसी डिफेंस फंड में एसआईपी बंद करते। जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, लेट इट बी द वे इट इज, मगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप में एसआईपी चालू करे, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अदरवाइज ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा है, जैसा है वैसा ही रहने दे और लेट इट ग्रो। अभी उनका मैं गोल पे आ जाता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% CAGR रिटर्न्स इक्विटी में फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है अराउंड 27,50,000 प्लस जो एसआईपी चल रही है 21,000 की पर मंथ, वो करीबन 2 करोड़ 56 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स। तो जो 1.5 करोड़ का गोल है जो बेटी की शिक्षा के लिए, वो तो बहुत ही कंफर्टेबली अचीव कर पा रहे। सो नो वरीज इन दैट। अभी उनका जो दूसरा गोल है जो कि 23 ईयर्स के बाद है, जो 6 करोड़ इकट्ठा कर पा रहे, वो अगर उन्हें अचीव करना है तो फ्रॉम टुडे एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी फ्रॉम 21,000 टू 45,000। तो 45,000 की एसआईपी करेंगे तो बहुत कंफर्टेबली आफ्टर 23 ईयर्स वो अपना गोल 6 करोड़ का अचीव कर पा रहे। 21,000 पकड़ के रखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली नहीं अचीव कर पाएंगे, बट मैं चाहूंगा कि वो एसआईपी बढ़ाए। अगर वन शॉट में नहीं बढ़ा सकते तो एनीवेयर बिटवीन 10 to 15% का एसआईपी बढ़ा सकते हैं ईयर ऑन ईयर, तो भी कंफर्टेबली गोल अचीव कर जाएंगे। अभी उनका जो लास्ट क्वेश्चन है कि 6 करोड़ में से वो एसडब्ल्यूपी करना चाह रहे हैं, मंथली विड्रॉल करना चाह रहे हैं, तो फ्रॉम 6 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, जब भी रिटायरमेंट के एज पे आ जाएंगे, सो फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स वो काफी कंफर्टेबली 2 लाख रुपया पर मंथ वो निकाल पाएंगे। सो ओवरऑल आई डोंट सी एनी वरी, आपके तीनों गोल्स अचीव हो पा रहे कंफर्टेबली, बट आपका जो 6 करोड़ का गोल है उसमें एसआईपी बढ़ाइए फ्रॉम 21,000 टू 45,000। राइट तो यहाँ पर अखिल साहब बाकी सब ठीक है, क्या चेंजेस करने वो भी आपने नोट कर लिए, और एक मेजर चेंज ये कि अभी किस पर है 45 करना है, एक मुश्त ना हो तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े, थोड़ा रियलिस्टिक हो जाएगा गोल भी, लेकिन बाकी चीज़ों में आप कंफर्टेबली बच्ची की शिक्षा खास तौर पे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगी तो आपके जो सेटिस्फेक्शन लेवल्स हैं वो बहुत ऊपर होंगे, उसका तो आप आसानी से पूरा कर रहे हैं। बाकी आपके रिटायरमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते जाइएगा, 5 भी हो गए, 4 भी हो गए तो भी पर्याप्त होंगे, 6 हो गया तो भी बहुत अच्छा ये है, तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कंफर्टेबल लेवल जब आपका आए उतना बढ़ा दें तो आपके गोल आसानी से पूरे हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें, और जाने से पहले हम ऋषभ से पूछेंगे कि वो कौन से टॉप 4 फंड्स हैं जो आज हमारे दर्शकों को सजेस्ट करेंगे। विपिन जी, क्योंकि ऑलरेडी मिड एंड स्मॉल कैप्स इतना एक्सपेंसिव चल रहा है और अभी इतना ग्लोबल वॉलेटिलिटी के कारण मार्केट्स भी करेक्ट हो रहा है, तो मेरा इंक्लिनेशन फ्लेक्सी कैप फंड्स के तरफ है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स में अच्छा खासा लार्ज कैप एक्सपोजर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप तीनों में शफल करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट करंटली थोड़ा सा इंक्लिनेशन लार्ज कैप्स में फ्लेक्सी कैप फंड्स ने ले रखा है। तो मेरे टॉप 4 फंड्स है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा फंड, ये दोनों वैल्यू और कॉन्ट्रा स्टाइल फॉलो करते हैं, और गोइंग टुवर्ड्स ग्रोथ स्ट्रेटजी मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। तो ये 4 फंड मेरे आज के टॉप 4 फंड्स हैं। चलिए तो थैंक यू वेरी मच ऋषभ सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और इंडेक्सेशन से रिलेटेड, डेट फंड से रिलेटेड वो शानदार एक्सप्लेनेशन। आई होप हमारे दर्शकों के लिए सारी बातें बहुत काम की रहेगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ ये कार्यक्रम देखा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त लेंगे, नमस्कार।